नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आकार आईएएस के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को यह जानकारी दी थी कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दृष्टिकोण से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में इस पाठ से औसतन 4 से 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में इस विषय का व्यापक महत्व है और मुख्य परीक्षा में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से प्रतिवर्ष 30 से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यदि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन 4 या 5 प्रश्नों के लिए करें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए संपूर्ण कोर्स हम 10 से 12 दिनों में समाप्त कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हम जब भी किसी विषय को पढ़ें तो संक्षेप में न पढ़ करके उस विषय को विस्तार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संक्षेप में किसी विषय को पढ़ने से वह विषय पूर्णतः तथ्यात्मक हो जाता है और उस विषय की रोचकता समाप्त हो जाती है। तथ्यात्मक होने के कारण वह विषय बोझिल और उबाऊ हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम किसी विषय को बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ें, उस विषय के हर एक तथ्य के पीछे की स्टोरी को भी जानने का प्रयास करें या तथ्य के पीछे के कंसेप्ट को भी समझने का प्रयास करें, तो वह विषय बड़ा रोचक हो जाता है और विद्यार्थियों को पढ़ने में उस विषय को मन लगता है, उनको आनंद मिलता है। तो हमारा प्रयास यह होगा कि हम मध्यकालीन भारत को केवल एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से न पढ़ते हुए विस्तार से पढ़ें, ताकि आप में से यदि कोई विद्यार्थी एमपीपीएससी के अलावा यूपीएससी या इतिहास विषय के साथ नेट, सेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी शामिल हो रहे हों, तो वहां पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब भी आप लोग सहजता से दे सकें। हमारी यह कोशिश होगी कि इस पूरे विषय को 25 से 30 दिनों के भीतर हम कंप्लीट करेंगे और विस्तार से पढ़ते हुए हम इसके सभी पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस विषय के सिलेबस पर आज हम चर्चा करते हैं। आप इस विषय में सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और इस्लाम धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई। इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद के द्वारा की गई थी। उनका जीवन परिचय भी इसके अंतर्गत आप समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी कौन हुए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया, तो हम खलीफाओं का इतिहास पढ़ेंगे और आप यह देखेंगे कि समस्त मुस्लिम जमात 632 ईस्वी से लेकर के 1924 ईस्वी तक खलीफा की सत्ता को स्वीकार करता था। 1924 ईस्वी में खलीफाओं का पद समाप्त हुआ, तो खलीफाओं के संबंध में भी हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। अगला चैप्टर आप लोगों का होगा भारत में अरब आक्रमण। तो चूंकि इस्लाम धर्म का उदय सबसे पहले अरब में हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था, तो सऊदी अरब के निवासी अरबों ने ही भारत में सबसे पहले आक्रमण किया और अरब आक्रमण का उद्देश्य भारत में किसी मुस्लिम राज्य की स्थापना करना नहीं, बल्कि भारत से धन दौलत लूटना एवं इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार प्रसार करना था। इन अरब आक्रमणों के दौरान भारत में सबसे महत्वपूर्ण अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। तो हम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण को भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सिलेबस में है वह है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण के दौरान हम लोग महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर किए गए 17 आक्रमण पढ़ेंगे और महमूद गजनबी के उपरांत एक नए वंश के तुर्क मोहम्मद गौरी के आक्रमण को भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, पहले खंड में हम लोग इस्लाम धर्म का उदय पढ़ेंगे, खलीफाओं के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे, अरब आक्रमण पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनबी के आक्रमण देखेंगे और मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत की विजय कैसे की गई, मोहम्मद गौरी ने
तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में हिंदुओं के शासन को हमेशा हमेशा के लिए कैसे समाप्त किया और मुस्लिम राज्य की कैसे स्थापना की, इन समस्त चीजों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग दिल्ली सल्तनत के संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश के शासक पढ़ेंगे, उसके उपरांत खिलजी वंश के शासक पढ़ेंगे, उसके उपरांत तुगलक वंश के शासक पढ़ेंगे, फिर हम सैयद वंश के शासक पढ़ेंगे और सबसे अंत में जाकर के लोदी वंश के शासकों के संबंध में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ करके लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी तक की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं को हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिर अलग से हम सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ेंगे, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था पढ़ेंगे, भू राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तकनीकी परिवर्तन पढ़ेंगे, क्योंकि तुर्कों के आने से भारत की तकनीकी में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कहते हैं कागज का प्रयोग भारत में तुर्कों के आने के बाद ही प्रारंभ हुआ। वैसे ही कई महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन हुए, उन समस्त परिवर्तनों को हम जानने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग स्थापत्य कला पढ़ेंगे। तुर्कों के आने से भारत में एक नई स्थापत्य शैली का जन्म हुआ, जिसमें हिंदुओं की स्थापत्य शैली की विशेषता एवं मुसलमानों की स्थापत्य शैली की विशेषता दोनों को शामिल किया गया था। उस नई स्थापत्य कला शैली को इतिहासकारों ने इंडो इस्लामिक कला शैली कहा है। तो तुर्कों के शासनकाल में भारत में कौन से महत्वपूर्ण स्थापत्य निर्मित करवाए गए, उनके संबंध में भी हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अगला चैप्टर होगा कि तुर्कों के समय पे भारत में संगीत का कैसे विकास हुआ, संगीत में अमीर खुसरो का क्या महत्वपूर्ण योगदान था, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और अंततः दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम उन साहित्यिक साक्ष्यों या प्रमाणों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, जिन साक्ष्यों या प्रमाणों के माध्यम से हमें संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि साहित्यिक स्रोत यानी साहित्य का पार्ट शिक्षक अपनी क्लास में सबसे पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम यहां से प्रारंभ करके यहां तक पहुंचेंगे, उस दौरान सल्तनत कालीन साहित्य की महत्वपूर्ण बातें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी होंगी। तो अंत में यदि हम सल्तनत कालीन साहित्य पढ़ेंगे तो आपको नए तथ्य बहुत कम ही मिलेंगे और उसके पहले ही साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, तीसरे पार्ट में हम लोग प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे। ये वे प्रांतीय राज्य हैं जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान दिल्ली से शासन कर रहे थे तो भारत के कुछ प्रांतीय क्षेत्रों में उसी के समानांतर कुछ छोटे छोटे राज्य थे। उन छोटे छोटे राज्यों का इतिहास भी हमें पढ़ना चाहिए। उस दौरान जो भारत के क्षेत्रीय या प्रांतीय राज्य थे, उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक उत्तर भारत के प्रांतीय राज्य और दूसरा दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्य। उत्तर भारत के प्रांतीय राज्यों के अंतर्गत हम बंगाल का इतिहास पढ़ेंगे, उड़ीसा का इतिहास पढ़ेंगे, जौनपुर, कश्मीर, गुजरात, मालवा एवं मेवाड़ का इतिहास भी जानने का प्रयास करेंगे। और दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत हम बहमनी राज्य, जो कि मुस्लिम शासकों के द्वारा स्थापित राज्य था, उसके संबंध में विस्तार से देखेंगे। और विजयनगर, जो इन समस्त मुस्लिम राज्यों के बीच में एकमात्र हिंदू राज्य था, जो कि वर्तमान में भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित था, उस विजयनगर के इतिहास को भी विस्तार से समझने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जब भारत में तुर्क आए तो इस्लाम धर्म में सुधार की गुंजाइश महसूस की गई और कुछ इस्लाम धर्म के ऐसे अनुयायी हुए जिनने इस्लाम धर्म की रूढ़िवादिता या अंधविश्वास में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। और उसके परिणाम स्वरूप इस्लाम धर्म में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे इतिहास में सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम सूफी आंदोलन भी पढ़ेंगे। और जब इस्लाम धर्म में सुधार के लिए सूफी आंदोलन चल रहा था, उसी समय हिंदू धर्म में भी सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा था। और हिंदू धर्म में
किए जाने वाले इस प्रयास को इतिहास में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो सूफी आंदोलन के साथ साथ हम लोग भक्ति आंदोलन को भी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चौथे पार्ट में या फिर पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हम मुगल साम्राज्य या मुगल शासन व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम बाबर, हुमायूं को समझेंगे और फिर हुमायूं के बाद एक अफगान शेर शाह सूरी ने पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो हम शेर शाह सूरी और उसका संपूर्ण प्रशासन समझेंगे। उसके बाद एक बार पुनः मुगलों ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया अकबर के नेतृत्व में, तो हम अकबर को समझने का प्रयास करेंगे। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ, जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां हुआ और शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। इन समस्त मुगल बादशाहों के संबंध में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी साम्राज्यवादी नीति कैसी थी या इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। अलग से इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा हम मुगल कालीन प्रशासन को भी देखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था देखेंगे जो कि मुगल सैन्य व्यवस्था का आधार थी। इस मनसबदारी व्यवस्था का यद्यपि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष महत्व नहीं है, लेकिन यह व्यवस्था भारत के लिए सर्वदा नवीन व्यवस्था थी और मुख्य परीक्षा में यहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मनसबदारी व्यवस्था समझेंगे। आगे हम मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को भी समझने का प्रयास करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण मुगल काल की धार्मिक नीति क्या थी, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की धार्मिक नीति को विस्तार से समझने का प्रयास किया जाएगा। मुगलों की धार्मिक नीति में दो बादशाहों की धार्मिक नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक अकबर की, जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और अपनी प्रजा के मध्य धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया था। तो अकबर की धार्मिक नीति को, जिसे सुलह ए कुल की नीति कहा जाता है, उसे हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और अकबर के अपोजिट धार्मिक नीति थी औरंगजेब की। कहते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति का उद्देश्य ही था दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम में बदलना, अर्थात मूर्ति पूजकों के देश यानी हिंदुओं के देश को मुसलमानों के देश में बदलना। तो एक तरफ जहां अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब ने धार्मिक रूप से कट्टरता की नीति का अनुपालन किया था। तो हम अकबर के साथ साथ औरंगजेब की धार्मिक नीति को भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। धार्मिक नीति के अलावा मुगल कालीन स्थापत्य कला के विषय में हम पढ़ेंगे, जिसमें शाहजहां का शासनकाल मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। उसी के शासनकाल में आज 7 अजूबों में से एक अजूबा माने जाने वाला ताजमहल का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल के मरने के उपरांत करवाया था। तो हम मुगल कालीन स्थापत्य कला को भी विस्तार से समझेंगे। स्थापत्य कला के पश्चात मुगल कालीन चित्रकला को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि सल्तनत काल में हम चित्रकला नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सल्तनत कालीन चित्रकला की हमें सबसे कम जानकारी प्राप्त होती है। इस्लाम में जीवित जीव जंतुओं की चित्रकारी पर प्रतिबंध की बात कही गई है। यही कारण है कि सल्तनत काल में चित्रकला का व्यापक विकास नहीं हो सका था और सल्तनत कालीन चित्रकला के संबंध में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन मुगल काल तक आते आते चित्रकला का विकास हो चुका था, इसलिए मुगल कालीन चित्रकला को हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी जहांगीर कालीन चित्रकला। कहते हैं जिस तरह शाहजहां का शासनकाल मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, ठीक उसी प्रकार जहांगीर का शासनकाल मुगल काल में चित्रकला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर की चित्रकला के अलावा हम मुगल कालीन शिक्षा पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि मुगल बादशाहों ने शिक्षा को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से मदरसे बनवाए, किन किन मदरसों का निर्माण मुगल बादशाहों के द्वारा या शहजादों के द्वारा किया गया। साथ ही साथ मुगल काल में संगीत कला का भी विकास हो चुका था और मुगल काल के संगीतकारों में सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार हुए तानसेन। उसके अलावा मानसिंह के विषय में भी
बाज बहादुर के विषय में भी, लाल खां के विषय में भी, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण संगीतकारों के संबंध में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मुगल शासकों ने बाग बगीचे भी बनवाए और मुगल काल में बाग बगीचों में सबसे ज्यादा रुचि थी बाबर की। बाबर के अलावा जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा और औरंगजेब के द्वारा भी भारत में कई उद्यान, बाग बगीचे लगवाए गए। उनके संबंध में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि मुगल काल की जानकारी हमें जिन साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है, उन साहित्यिक स्रोतों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप अबुल फजल की रचनाएं देखेंगे, आप बदायूं की रचनाएं देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बाबर के द्वारा लिखी गई आप तुजु के बाबरी के संबंध में जानेंगे, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके संबंध में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और अंतिम बात, मुगल काल में विदेशों से कई विदेशी यात्री भी आए, जिनमें कुछ अंग्रेज थे, कुछ फ्रांसीसी थे, कुछ इटली के रहने वाले विदेशी यात्री थे। उनके संबंध में भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो शॉर्ट में हमने यह जानने का प्रयास किया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा सिलेबस क्या होगा और अपने सिलेबस के अंतर्गत हम कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि 25 से 30 दिनों के भीतर हम इस संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करें, विस्तार से पढ़ें, पिछले वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते हुए मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट करें। दोस्तों, इस सिलेबस पर डिस्कशन करने के उपरांत आज से हम लोग इतिहास के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो यद्यपि इस सिलेबस के डिस्कशन के बाद हम इतिहास के संबंध में जो जानने का प्रयास करेंगे उसका प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं और ना ही मुख्य परीक्षा के ही दृष्टिकोण से उसका महत्व है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आकार आईएएस में यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते इतिहास की उन मौलिक बातों की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। तो चलिए हम इतिहास के कुछ मौलिक पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास हम किसे मान सकते हैं। दूसरा, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय इतिहास को इतिहासकारों के द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया। तीसरा, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यदि इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम कहां से प्रारंभ करके कहां तक की घटनाओं को शामिल करते हैं, यानी इन तीनों भागों का कालक्रम या कालखंड क्या है, इस विषय में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे अंत में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन में या हमारे व्यवहारिक जीवन में इतिहास का क्या महत्व है, आखिर हम इतिहास का अध्ययन क्यों करें, इतिहास पढ़ने से लाभ क्या है, इसके संबंध में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास की क्या परिभाषा दी जा सकती है। दोस्तों, इतिहास एक हिंदी भाषा का शब्द है और हिंदी भाषा के इस शब्द इतिहास का अर्थ होता है निश्चित रूप से हुआ था। यदि इतिहास के इस हिंदी शब्द के अर्थ को आज समझें तो निश्चित रूप से हुआ था इस वाक्य में 2 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। पहला पार्ट निश्चित रूप से और दूसरा पार्ट हुआ था। इसमें जो दूसरा पार्ट है हुआ था, वह भूतकाल की ओर संकेत करता है, अतीत की ओर संकेत करता है। तात्पर्य यह है
कि इतिहास का संबंध भूतकाल अर्थात अतीत से होता है। मतलब इतिहास में हम केवल और केवल भूतकाल या अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं। और यदि इतिहास शब्द के इस अर्थ के पहले पार्ट निश्चित रूप से पर हम विचार करें तो हम यह कह सकते हैं कि इतिहास के अंतर्गत हम अतीत की ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो घटनाएं निश्चित रूप से घटी हों। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इतिहास में कोई घटना निश्चित रूप से घटी या नहीं घटी, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटी होगी तो उस घटना की सत्यता के संबंध में हमारे पास कोई न कोई प्रमाण अवश्य होंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि इतिहास में एक तो हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और दूसरा इतिहास में हम अतीत की केवल ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो निश्चित रूप से घटी हों, अर्थात जिन घटनाओं की सत्यता के संबंध में हमारे पास प्रमाण या साक्ष्य उपलब्ध हों। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया गया था। इसलिए कतिपय इतिहासकार यानी कुछ इतिहासकार इतिहास का पिता हेरोडोटस को मानते हैं। हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है अनुसंधान करना या खोज करना या अन्वेषण करना। तो यदि हम इतिहास और हिस्ट्री इन दोनों शब्दों के अर्थ को शामिल करते हुए इतिहास की परिभाषा बनाने का प्रयास करें तो हम यह कह सकते हैं कि इतिहास से आशय अतीत की ऐसी घटनाओं से है जिन घटनाओं की सत्यता के संबंध में हमारे पास प्रमाण या साक्ष्य मौजूद हों। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इतिहास से आशय अतीत की घटनाओं का अनुसंधान करना या खोज करना या अन्वेषण करना है, लेकिन केवल ऐसी घटनाओं का अनुसंधान करना जिनकी सत्यता के संबंध में हमारे पास किसी न किसी प्रकार के प्रमाण या साक्ष्य मौजूद हों। तो आप एक बार पुनः बहुत सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें कि हम इतिहास की क्या परिभाषा दे सकते हैं। विद्यार्थियों, इतिहास का तात्पर्य या इतिहास का आशय अतीत की घटनाओं का अनुसंधान करना है। अतीत की ऐसी घटनाओं का अनुसंधान करना जिन घटनाओं की सत्यता के संबंध में हमारे पास प्रमाण या साक्ष्य मौजूद हों। उन्हीं घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहेंगे। बात क्लियर है? सेकेंड पार्ट है कि इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का विभाजन या वर्गीकरण कैसे किया। तो दोस्तों, सबसे पहले जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया और संपूर्ण भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हुए उन्हें नाम दिया हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश सभ्यता। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने जेम्स मिल के इस वर्गीकरण या विभाजन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जेम्स मिल का दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। और फिर ज्यादातर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को नए रूप में वर्गीकृत किया और भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हुए उसे 3 नए नामों के साथ संबोधित किया। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। वर्तमान में भारतीय इतिहास के इसी वर्गीकरण को उपयुक्त एवं तार्किक माना जाता है। तो संपूर्ण भारतीय इतिहास में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल
एवं आधुनिक काल। इनमें से प्राचीन काल और मध्यकाल संस्थान में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जबकि आधुनिक काल आप लोगों को अभिनव सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास में हम प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल का कालक्रम कैसे निर्धारित करें। तो ज्यादातर इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्राचीन काल के अंतर्गत 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना तक की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना कब हुई, इसके संबंध में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, वहीं से भारत में मध्यकाल की शुरुआत मानी जानी चाहिए। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों का यह कहना है कि यद्यपि मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत वापस गजनी लौट गया था। गजनी अफगानिस्तान में था, यानी भारत में उसने किसी व्यवस्थित मुस्लिम राज्य की स्थापना नहीं की। देखा जाए तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में एक व्यवस्थित मुस्लिम राज्य की स्थापना की। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ था 1206 में। वहीं से अधिकतर इतिहासकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। तो प्राचीन काल के अंतर्गत हम 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। कैसी घटनाएं? राजनीतिक क्षेत्र की घटनाएं, आर्थिक क्षेत्र की घटनाएं, सामाजिक क्षेत्र की घटनाएं, धार्मिक क्षेत्र की घटनाएं और सांस्कृतिक क्षेत्र की घटनाएं। इन समस्त क्षेत्रों की घटनाओं का अध्ययन प्राचीन काल में हम 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी तक की घटनाओं को शामिल करेंगे। यदि मध्यकाल की बात की जाए तो मध्यकाल में हम 1206 ईस्वी से प्रारंभ करके औरंगजेब की मृत्यु तक की घटनाओं को शामिल करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो दोस्तों मध्यकाल में हम 1206 ईस्वी से प्रारंभ करके औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी तक की घटनाओं को शामिल करेंगे। यदि हम आधुनिक काल के संदर्भ में चर्चा करें तो आधुनिक काल के अंतर्गत 1707 ईस्वी से लेकर के भारत की आजादी 1947 ईस्वी या फिर उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 तक की घटनाओं का अध्ययन आधुनिक काल के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार भारत में आधुनिक काल का प्रारंभ 1757 से मानते हैं, प्लासी की लड़ाई के बाद से मानते हैं। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसी मत पर सहमत हैं कि आधुनिक काल में 1707 ईस्वी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में हम कहां से लेकर के कहां तक की घटनाओं को शामिल करते हैं। यद्यपि इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन मोटे तौर पर हम ऐसा मान सकते हैं कि प्राचीन काल में यहां से लेकर के यहां तक, मध्यकाल में कहां से लेकर के कहां तक की घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ें, इतिहास पढ़ने से लाभ क्या है। तो दोस्तों इतिहास का महत्व या इतिहास का लाभ हमें इसकी परिभाषा से ही ज्ञात हो जाता है। इतिहास की परिभाषा क्या है कि इतिहास के अंतर्गत हम अतीत में घटित घटनाओं का अनुसंधान करते हैं या अध्ययन करते हैं। अतीत में घटित कैसी घटनाओं का? जो निश्चित रूप से घटित हुई हो
अर्थात जिनकी सत्यता के संबंध में हमारे पास प्रमाण हो। तो जब हम इतिहास के अंतर्गत अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो उससे हमारे पूर्वजों के द्वारा भूतकाल में अतीत में जो गलतियां की गई हैं उसकी जानकारी हमें मिल जाती है, और अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों की जानकारी प्राप्त करके उन गलतियों को वर्तमान में या भविष्य में करने से हम बच सकते हैं। इस तरह से इतिहास के अध्ययन से हम अपने वर्तमान एवं अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में इतिहासकार E.H. कार महोदय ने यह कहा है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि इतिहास का संबंध अतीत से है, लेकिन इतिहास केवल अतीत को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि अतीत की उन घटनाओं से शिक्षा लेते हुए हम अपने वर्तमान एवं भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए इतिहासकार E.H. कार महोदय ने यह कहा है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। दोस्तों, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इतिहास के महत्व के संबंध में बहुत ही सुंदर बात कही है कि प्रत्येक राजा को प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय इतिहास के अध्ययन हेतु या इतिहास के श्रवण हेतु निकालना चाहिए, क्योंकि यदि राजा इतिहास का अध्ययन करेगा, इतिहास का श्रवण करेगा, तो इतिहास से शिक्षा प्राप्त करते हुए वो अपने राज्य में बेहतर व्यवस्था स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों, आज इतिहास की पृष्ठभूमि के रूप में हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा जानने का प्रयास किया, इतिहास के वर्गीकरण को जानने का प्रयास किया, इतिहास के कालक्रम को समझने का प्रयास किया, और इतिहास का क्या महत्व है इसे भी हमने संक्षेप में समझा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसका रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से सहजता से सुनिएगा। पहली महत्वपूर्ण बात कि इतिहास की क्या परिभाषा है, तो हम यह कह सकते हैं कि इतिहास का आशय अतीत की ऐसी घटनाओं का अध्ययन या अनुसंधान करना है जिन घटनाओं के संबंध में हमारे पास प्रमाण या साक्ष्य मौजूद हों। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ, तो ज्यादातर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है: प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये तीनों पार्ट अपने आप में स्वतंत्र हैं। यानी यदि आप मध्यकाल पढ़ें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पहले आप लोगों को प्राचीन काल की जानकारी होनी चाहिए, या फिर यदि आप आधुनिक काल से पढ़ें तो यह भी जरूरी नहीं है कि आधुनिक काल को पढ़ने से पहले आप लोगों को प्राचीन काल या मध्यकाल की जानकारी होनी चाहिए। यही कारण है कि हम ये क्लासेस प्राचीन काल या आधुनिक काल से प्रारंभ न करके मध्यकाल से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आप मध्यकाल से भी इतिहास को समझने या जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। दोस्तों, इतिहास के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देखा कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हमें यह समझना था कि इन 3 भागों में हम कहां से प्रारंभ करके कहां तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन काल में हम 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अच्छा, भारतीय इतिहास में हम 5 लाख ईसा पूर्व से घटनाओं को प्रारंभ करके 1206 ईस्वी तक की घटनाओं को शामिल करते हैं, लेकिन विश्व के इतिहास में 5 लाख ईसा पूर्व की जगह 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के आगे तक की घटनाओं को प्राचीन काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत में मध्यकाल के अंतर्गत हम 1206 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, और आधुनिक काल के अंतर्गत हम 1707 ईस्वी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु
1964 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया कि इस संबंध में यद्यपि इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन मोटे तौर पर हम ऐसा मान सकते हैं। और सबसे लास्ट महत्वपूर्ण बात कि इतिहास का महत्व क्या है, तो मैंने आपको बताया कि इतिहास के अध्ययन से हम अपने वर्तमान एवं अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इन समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतिहास एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। हमने सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सिलेबस को जानने का प्रयास किया और फिर उसके उपरांत हमने इतिहास की कुछ मौलिक बातों को समझने का प्रयास किया। यद्यपि आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इतिहास की इन बातों की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। अगली क्लास से हम लोग व्यवस्थित तरीके से मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी अपना ख्याल रखें, घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिना किसी अतिरिक्त तनाव के प्रसन्न चित्त होकर के पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।